अब इस सत्र में आगे नक्सलवादी एवं मिशनरी, इनका देश विरोधी गठबंधन, इस विषय पर अधिवक्ता श्रीमती रचना नायडू जी हमारा मार्गदर्शन करेंगी। हम उनका परिचय जानकर लेते हैं। दुर्ग छत्तीसगढ़ की अधिवक्ता श्रीमती रचना नायडू जी पिछले 6-7 वर्षों से निरंतर नक्सल क्षेत्र में शोध कार्य कर रही हैं। आपने इसी कड़ी में केरला स्टोरी फिल्म के निर्देशक श्री सुदीप्तो सेन जिसे द्वारा निर्मित डॉक्यूमेंट्री में प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के रूप में कार्य भी किया है। आप नक्सल विषय में एक शोध आधारित पुस्तक का लेखन भी कर रही है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ आप हमारा मार्गदर्शन करें। श्री वासुदेव नमो नमः। माँ दंतेश्वरी के चरणों में नतमस्तक समर्पित। व्यासपीठ पर उपस्थित आप सभी संतों को, कपिल जी को, भाई साहब आपको, आप सभी को प्रणाम। उपस्थित सभी संतों से आशीष की कामना करते हुए चरण स्पर्श। परिचय तो आपने मेरा सुना ही होगा कि मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, लेकिन मेरी एक बड़ी समस्या है। जब भी किसी को मैं बताती हूँ कि मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, पिछले बार भी मैंने कहा था, तो यहाँ शायद अगर मैं पूछूँ तो सभी के हाथ यही खड़े होंगे कि हम नक्सलवाद के कारण छत्तीसगढ़ को जानते हैं। आप यदि देखेंगे तो मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, मेरी जन्मभूमि है छत्तीसगढ़। वही छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की भी जन्मभूमि है। आप हमारी साइड में देख सकते हैं, माँ कौशल्या का जो जन्म स्थान है, मंदिर है, वो हमारे छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ की वो भूमि दंडकारण्य, जहाँ प्रभु श्री राम ने सबसे ज़्यादा समय व्यतीत किया, वो पावन धरती जहाँ प्रभु श्री राम के चरण पड़े, ऐसी धन्य भूमि। उसके साथ में जो आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है, छत्तीसगढ़ में जब पहली बार उन्होंने प्रवेश किया, जहाँ माता सीता ने अपने पाँव पखारे, वह स्थल है, सीतामढ़ी का वो स्थान है। इसके पश्चात माता सीता ने अपनी रसोई वहाँ स्थापित की थी, जिसका वह चित्र है। इसके बाद आप देखेंगे ये सीता बरेंगा की गुफा है। ये विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला है, जहाँ पर श्री कालिदास जी ने मेघदूतम की रचना की। ये हमारे छत्तीसगढ़ में है। इसके बाद की यदि आप स्लाइड बोलेंगे तो मैं उसका परिचय बताने की जगह मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी। शबरी सवारे रास्ता आएंगे श्री राम, मेरा जीवन धन्य बनाएंगे श्री राम। शबरी निहारे रास्ता, जब आए श्री राम, चरणों में गिर पड़ी, अश्रु धो रही थी उनके चरण पे। श्री राम जी के चरण कमल देखकर वो भाव विवल हो उठी। आ गए श्री राम, धन्य कर दिया मेरा जीवन श्री राम। वही भूमि जहाँ शबरी ने श्री राम को जूठे बेर खिलाए, वो हमारी भूमि है। इसके बाद की स्लाइड यदि आप देखेंगे तो हमारे ही छत्तीसगढ़ में विश्व का सबसे लंबा मनाया जाने वाला त्यौहार दशहरा का चित्र है। साथ के चित्र में देश में 51 शक्तिपीठ है। 52वां शक्तिपीठ के रूप में स्थापित है माँ दंतेश्वरी का यह मंदिर, या उनकी जो साथ में प्रतिमा है, जो आप दर्शन करेंगे तो बड़ी जागृत है। मैं तो हमेशा अनुभव करती हूँ और अपने आप को समर्पित करती हूँ। इसके बाद की पिक्चर आप देखेंगे ढोलकल गणेश। आप कभी सर्च कीजिएगा, क्योंकि मैं परिचय यदि देते जाऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि हिंदू जन जागृति समिति द्वारा 1 घंटे का अगर समय भी दिया जाए तो भी मैं अपनी मातृभूमि को की व्याख्या के लिए वो समय मुझे कम पड़ेगा। साथ में है नायग्रा फॉल्स ऑफ एशिया कहे जाने वाला बस्तर का चित्रकूट वाटरफॉल्स। हमारे ही छत्तीसगढ़ में एशिया का बिगेस्ट स्टील प्लांट है। तो इतना परिचय मुझे काफ़ी है। मुझे ऐसा लगता है कि अब आप जब भी मुझसे अगली बार मिलेंगे या किसी भी छत्तीसगढ़ के व्यक्ति से मिलेंगे तो आप ये नहीं कहेंगे कि नक्सलवाद ना, जैसा कि हर कोई कहता है। आज सुबह भी किसी ने मुझसे पूछा, दीदी आप कहाँ से आई है? मैंने कहा मैं छत्तीसगढ़ से आई हूँ। तो मैंने पूछा आपने सुना है? तो बोला हाँ हाँ, वो नक्सलवादी घटना बहुत होती है ना। तो मैंने कहा कि फिर ये 2-4 स्लाइड मैंने ऐड की, मुझे फिर बताना पड़ेगा और मैं सहस्त्र बार बताऊंगी कि मैं ऐसी भूमि से आती हूँ। अब बात करते हैं जो विषय मुझे दिया गया है। मेरा अनुरोध है कि 10 मिनट हो जाए तो मुझे एक पर्ची दे, क्योंकि विषय मुझे साथ में 2 दिए गए हैं जो अपने आप में बहुत ही गंभीर विषय है। पहला तो मिशनरी और दूसरा नक्सलवादी। हालांकि दोनों इंटरकनेक्टेड है।
आप अभी जो बात कर रहे थे मैं उसको थोड़ा फैक्ट्स के साथ, आपने बताया अधिवक्ता है तो ज़रा प्रूव कर देती हूँ। बिना फैक्ट्स के हम बात करें तो ठीक नहीं लगता मुझे। आपको क्या लगता है भारत में जो स्वतंत्रता का संग्राम शुरू हुआ वो 1857 में हुआ। हम सभी ये जानते हैं कि पहली लड़ाई वहाँ से शुरू हुई। परंतु आप इस स्लाइड को देखिए, जब आपने पहली लड़ाई शुरू की हमने, हमारे जनजातीय भाई बहन उसके पहले कितने विद्रोह में भाग ले चुके थे। एक बात तो अंग्रेज़ों को ये समझ में आ गई, मैं थोड़ा शॉर्ट में लेती हूँ क्योंकि मुझे दोनों ही विषय कवर करने हैं। एक बात तो समझ में आ गई अंग्रेज़ों को कि यदि आपको जनजातीय समाज में घुसपैठ करनी है, क्योंकि आप अगर भारत की भौगोलिक एक मानचित्र देखेंगे तो आप देखिए सबसे ज़्यादा मिशनरीज़ किस एरिया में है और सबसे ज़्यादा नक्सलवाद भी किस एरिया में है। जहाँ खनिज संपदा है, जहाँ हमारे जनजातीय भाई बहन रहते हैं, तो निशाना बिल्कुल क्लियर था। इसी परिप्रेक्ष्य में जब इतने सारे विद्रोह जहाँ पर हुए, जहाँ हर जगह उन लोगों ने असफलता पाई है, इवन इस विद्रोह के बाद भी जो बस्तर की हमारी महारानी थी, महारानी प्रफुल्ला कुमारी जी, उनके आगे भी उनका षड्यंत्र नहीं चला। अंग्रेज़ों ने और निज़ाम ने मिलकर के हमारी खनिज संपदा लूटने का जो षड्यंत्र किया वह भी नहीं चला। उसके बाद इन लोगों को लगा कि बात ऐसे तो नहीं बनेगी। आज जो देश में मणिपुर में हिंसा देखी जा रही है, या जो नॉर्थ ईस्ट में हिंसा चल रही है, या हम कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में आज हिंदू बहुत ही कम बचे हैं, इसका कारण मैंने पिछली बार भी बताया था कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जो एंथ्रोपोलॉजी स्टडी है उसको स्ट्रैटेजिकली यूज़ किया गया कन्वर्शन के लिए। ऐसे जनजातीय क्षेत्रों में एंथ्रोपोलॉजी के नाम पे उनके पूरे डाटास कनेक्ट करके, उनका पूरा एक बोलना चाहिए ना अंदर का भेद जान करके कैसे उनको कन्वर्शन का समय शुरू हुआ, वो ये जो नॉर्थ ईस्ट में आज हो रहा है उसका हमारे बस्तर से बड़ा कनेक्शन है। जो चित्र आप देख रहे हैं ये पता नहीं आप में से कितने लोग जानते होंगे, इनको हमारे देश में पद्म पुरस्कार मिला हुआ है। हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ उसके बाद पहली बार किसी विदेशी को भारतीय नागरिकता दी गई, वो यही महानुभाव है। किसी भी देश की यूनिवर्सिटी में चले जाइए और कहिए जनजाति विषय पर पढ़ने के लिए कौन सी बढ़िया पुस्तक है, तो वो इन्हीं का नाम बताएंगे कि भाई इनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है आप उसको पढ़िए, बहुत बढ़िया है। तो ये महानुभाव है। इसके बाद की अगर आप स्लाइड दिखाएं, जहाँ पर एक हाँ ये जो साथ में नागालैंड सेफ फ्रॉम साधुस का लिखा हुआ है, मैं पूछना चाहती हूँ ये किस अथॉरिटी से ये पैक्ट किया गया था कि एनी साधु इज़ नॉट अलाउड टू एंटर इन नागालैंड। आज क्या स्थिति है हम सभी जानते हैं, और यही कॉमन बात है बस्तर और नागल या नॉर्थ ईस्ट का कोई भी क्षेत्र ले लीजिए कि कैसे ये व्यक्ति जिन्हें पद्म पुरस्कार दिया गया, ये 1920s के आसपास एज अ मिशनरी भारत में इन्होंने एंटर किया। सबसे पहले ये मध्य क्षेत्र में आए, वहाँ पर पे इन्होंने पूरा रिसर्च करके, एंथ्रोपोलॉजी रिसर्च करके, मुझे तो लगता है सबसे बड़ी मदद इन्होंने मिशनरीज़ की कि भाई आप जिनसे लड़ नहीं सकते उनको आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपको तो खनिज संपदा चाहिए। एक बहुत फेमस सेइंग है ना, व्हेन द मिशनरीज एंटर्ड दे गेव बाइबल्स इन द हैंड ऑफ ट्राइबल्स एंड आस्क्ड देम टू प्रे। व्हेन द ट्राइबल्स ओपन देयर आइज दे हैड बाइबल इन देयर हैंड्स एंड मिशनरीज ग्रैब ऑल देयर लैंड्स। इसका एग्जाम्पल अगर मैं देखूँ तो आप तालियां मत बजाइए, इसकी गंभीरता को समझिए। उसके बाजू का चित्र देखिए, ये मैं अभी रिसेंट का एग्जाम्पल दे रही हूँ। ये क्लीमेंट लकड़ा जी है। आपको पता है छत्तीसगढ़ में एशिया का सबसे बड़ा चर्च है? कितने लोगों को पता है? छत्तीसगढ़ के लोगों को छोड़ दिया जाए तो नॉर्थ छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में कुनकुरी नाम की जगह है, वहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा चर्च है। उसी क्षेत्र से बिलोंग करते ये क्लीमेंट लकड़ा जी। इनके पिताजी को अन्य जो इनके पूर्वजे थे उनकी तरह साम दाम दंड भेद जैसा वो इस्तेमाल करते हैं, डरा करके, धमका करके, लालच से, छल से। इसी तरह इनके पिताजी की भी, जो इनके पिताजी की माता जी की जब मृत्यु हुई तो उसको डरा करके उसको बोला कि तुम प्रेयर करो, तुम कन्वर्ट हो जाओ। उसके बाद इसके पिताजी की 10 एकड़ की भूमि उन लोगों ने हथिया ली। बाद में जब आंखें खुली, जब षड्यंत्र का समझ में आया तो हाथ में ज़मीन तो थी नहीं, लेकिन जब षड्यंत्र समझ में आया तो लगा कि वापस हम अपने मूल की ओर जाए। तो उसी ज़मीन में उनके सरना थे, सरना यानी उनके
आराध्य देव। अब भाई ये तो जीवन का मिशन बन गया कि इस ज़मीन को हमको वापस लेना है। कोर्ट में लड़ाई शुरू हुई, पिताजी की लड़ते लड़ते 2000 में मृत्यु हो गई। अब वो बेटा ने लड़ाई शुरू की आगे। लड़ने के बाद परिणाम इनके पक्ष में आया। उसके बाद भी ज़मीन इनको नहीं मिली, वो 10 एकड़ की ज़मीन, क्योंकि इसके बाद शुरू हुआ दूसरा षड्यंत्र। ज़मीन वापस देने की बजाय उनके साथ प्रताड़ना शुरू हुई, हैरेसमेंट शुरू हुई। तो एक बार आपके चंगुल से आप उनके चंगुल से निकल भी जाए तो आपने जो खो दिया वो आप नहीं पा सकते। इतना बड़ा इनका नेटवर्क है। आप जो कन्वर्शंस की बात कर रहे थे, संत जी आपको बता रहे थे हम लोगों को कि किस तरीके से एक षड्यंत्र के तहत ये बताया जाता है कि आप हिंदू नहीं है। ऐसी षड्यंत्र हमारे जनजातीय समुदाय के साथ भी चल रहा है। छत्तीसगढ़ से हमारे संत जी है, वो जानते हैं, या सभी जगह जानते कि बताया जाता है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमारे जो आदिवासी बहुल क्षेत्र में जो गोंड समुदाय है, जो बूढ़ा देव की उपासना करते हैं, वो बूढ़ा देव कौन है? हमारी शिव जी ही तो है। हमारे जो ये वनवासी भाई बहन है, दे आर शिवाइट्स। आप बस्तर में कहीं भी चले जाइए, आपको असंख्य शिवलिंग मिलेंगे। तो ये जो षड्यंत्र चल रहा है, इसमें लोग कैसे साथ साथ चल रहे हैं। वैसे छत्तीसगढ़ नेशनल मीडिया में जब आता है तो ऐसी घटनाओं के कारण आता है कि वहाँ पे इतने जवान शहीद हो गए, या अभी जो रिसेंट आया जनवरी में कि भाई जो वहाँ के ट्राइबल्स लोग हैं उन लोगों ने बेचारे क्रिश्चियंस पर हमला किया, उनके चर्च तोड़ दिए, उनकी मूर्तियाँ तोड़ दी, और जो पुलिस वाले रुकने आए उनको भी पीट दिया। आपने ये नहीं दिखाया कहीं भी कि उन लोगों ने ऐसा क्यों किया। उसके बाद आप देख सकते हैं, ये स्लाइड हो सकता है तो मैं आप सभी को प्रोवाइड करा दूंगी, कि कैसे मीडिया में जितने भी है, पूरे इंटरनेशनल मीडिया में इस खबर को लिया गया कि छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में क्रिश्चियंस पे देखिए कितना अत्याचार हो रहा है। दिल्ली में इतने सारे संगठन खड़े हो गए जंतर मंतर पे विरोध प्रदर्शन करने के लिए। उसमें पता नहीं कौन कौन प्रमुखता से, तो जॉन दयाल जो हर जगह होते हैं, जो इकोसिस्टम की बात कर रहे थे। लेकिन बैकग्राउंड में कोई नहीं बता रहा है क्या हुआ था। तो बैकग्राउंड में ये था कि हर गांव में जा जाके ये लोगों से कन्वर्शन कर रहे थे। कुछ वीडियोस वायरल हुए कि भाई इनको पैसे का लालच दे रहे हैं, इनको नौकरी का लालच दिया जा रहा है, इनको ये तक लालच दिया गया कि आपके परिवार में अगर कोई मर गया तो हम उनको प्रार्थना करके जिंदा कर सकते हैं। आप हमारे वनवासी भाई बहनों के साथ इतना बड़ा खिलवाड़, इतना बड़ा छल कर रहे हैं। जब इसके खिलाफ ये खबर आग की तरह फैल गई तो हमारे जो वनवासी भाई बहन हैं उन लोगों ने पुलिस से शिकायत की, प्रशासन से शिकायत की, सबसे शिकायत की। जब कोई खुद ही मोर्चा उठाया कि अब हम इसका विरोध करेंगे। देखिए क्या होता है, जब कन्वर्शन होता है ना तो समस्या कहाँ से उत्पन्न हुई। एक घटना मैं आपको छोटी सी बताती हूँ। एक महिला की मृत्यु हुई, तो अब जो परिवार है वो तो चाहता था, क्योंकि कन्वर्ट हो गया था मिशनरीज के इन्फ्लुएंस में आकर के, वो क्रिश्चियन हो गए। उनको अब जब मृत्यु हो गई तो दफनाना का वो आया, तो गांव वालों ने विरोध किया कि भाई आप तो अब जो है नहीं कर सकते, आप तो हमसे अलग हो गए हैं। यहाँ से विवाद शुरू हुआ जो लड़ाई का रूप लिया। किसी भी घटना के पीछे कितनी बड़ी एक सीरीज़ होती है वो किसी ने नहीं देखी। इस विवाद के बाद जब इन लोगों को लगा कि अब जनजातीय समाज हमारे विरुद्ध खड़ा हो रहा है, तो एक षड्यंत्र किया गया कि 18 नवंबर, अगर आप आगे की स्लाइड में दिखाएं, पहले आप देखिए कि धरना प्रदर्शन दिखा रहे हैं कि क्रिश्चियंस आर आदिवासी क्रिश्चियंस आर सिटिंग इन अ धरना, कि वी आर बॉयकॉट हो रहा है हमारे खिलाफ हिंसा हो रही है। और बाजू में एक है फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन नाम की एक संस्था है, इसके द्वारा एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट की गई जिसका टाइटल दिया गया अ ब्रीफ रिपोर्ट ऑन द एट्रॉसिटीज़ ऑन क्रिश्चियंस, आदिवासी क्रिश्चियंस। जो रोको टोको और ठोको अभियान, ये जो हिंदू समाज या सर्व जनजाति समाज द्वारा चलाया जा रहा था, इस रिपोर्ट में पूरा उसमें दिया हुआ है। इसको छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन की तरफ से एक रिपोर्ट बनाई गई। भाई उसमें कुछ लोगों के टेस्टिमोनियल्स दे दिए गए। लोग कौन से, भाई आप हम बनाएंगे तो हम तो बड़े ईमानदार लोग हैं, हम तो जा जाके विक्टिम्स खोज के बनाएंगे। वहाँ आप ईमानदारी की अपेक्षा मत कीजिए। ये बिल्कुल स्पष्ट है। रिपोर्ट में कुछ लोगों के टेस्टिमोनियल्स दिए गए, बताया गया हाय कितने पीड़ित है, हाय इनका कितना दमन हो रहा है। संविधान का तो सबसे ज़्यादा उल्लंघन यही हो गया कि इनको अपनी आस्था के विरुद्ध काम, मतलब इनके साथ अत्याचार किया जा रहा है।
अब इस रिपोर्ट में जो लोग फैक्ट फाइंडिंग टीम में है, एक नाम मैं आपको बता देती हूँ, रेड में मैंने घेरा किया है, वो है शालिनी गेरा। ओपनली नाम इसलिए ले रही हूँ कि नक्सल क्षेत्र में अगर आप जाएंगे तो नक्सलियों की जो केसेस लड़ते हैं, जगदलपुर लीगल एड ग्रुप, उसको ये बहन जी चलाती है। छत्तीसगढ़ में पत्थलगढ़ी का जो आंदोलन होता है, जहाँ पर ये दिखाया जाता है कि हम आदिवासी हैं, हम हिंदू नहीं हैं, तो हमारे गांव में जो कोई प्रवेश जो है वो नहीं करेगा, वो हमसे आज्ञा लेकर ही करेगा, उस आंदोलन में ये शालिनी गेरा। याकूब मेमन की फांसी के खिलाफ अफजल गुरु के लिए जो पत्र लिखे गए, सीए, एनआरसी, उसके बाद शाहीन बाग आंदोलन, आप जितने भी देख लीजिए आपको ये नाम कॉमन मिलेगा, और भी नाम है, बहुत से नाम है। इसके बाद इस रिपोर्ट में रिकमेंडेशन क्या दी गई, भाई दोनों पक्षों को बिठा करके बातचीत की जाए और बीच का एक रास्ता निकाला जाए। क्यों निकाला जाए? आप हमारी ज़मीन में ज़बरदस्ती घुस आए, आप हमारे लोगों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, उसके बाद आप हमको सेम टेबल पे बैठने को बोल रहे हैं कि हम कुछ समझौता करें। इस तरीके से ये पूरा एक षड्यंत्र चलता जा रहा है। तो ये एक छोटी सी घटना से मैंने आपको बताया। तो नारायणपुर की जो घटना हुई, जहाँ पर आदिवासियों ने चर्च और इस पर हमला किया, उसके बाद बड़ा मज़ेदार है कि अगले हफ्ते पहुँच गई वृंदा करात जी। वृंदा करात जी आई, सीएम से मिली, भाई कितना अत्याचार हो रहा है आपके राज्य में, ये देखिए संविधान का उल्लंघन हो रहा है, इन लोगों को अपनी आस्था, इन लोगों को पूजा पाठ नहीं करने दिया जा रहा है, भाई प्रार्थना नहीं करने दिए जा रहे हैं, इनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। मैं ये सब इसलिए बता रही हूँ कि हमने क्या किया, ये हमको सोचना पड़ेगा। इस इकोसिस्टम के एग्जाम्पल से मैं बता रही हूँ। वृंदा करात के जाने के बाद कितने नेशनल इंटरनेशनल आर्टिकल्स आ गए। तो इस नेक्सस से हमारी लड़ाई है और हमारे जनजातीय भाई बहन अकेले लड़ रहे हैं। डिलिस्टिंग का कानून के लिए उन लोगों ने आंदोलन किया कि जिन लोगों ने अपना धर्म छोड़ करके, जिन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया जाए, उनका एसटी एससी स्टेटस कैंसिल किया जाए। ये लड़ाई वो लड़ रहे हैं। क्या हम लोगों को उसमें साथ देना चाहिए कि नहीं? बस इतना धीरे से देना चाहिए कि नहीं? इस विषय को उठाना चाहिए कि नहीं कि जिन लोगों ने मत परिवर्तन कर लिया है उनका एसटी एससी स्टेटस तुरंत कैंसिल किया जाए। जितना दूरस्थ क्षेत्र है मुख्यालय से, आज अबू जमाड़ में इतने लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। हिंदू जन जागृति के माध्यम से हम जी इस सेमिनार में बैठे हुए हैं, इस अधिवेशन में बैठे हुए, सनातन धर्म बचाने की यहाँ पर बात हुई, सनातन संस्कृति बचाने की बात हो रही है, सनातन मंदिर बचाने की बात हो रही है, सनातन प्रतीक बचाने की बात हो रही है। मैं उसमें हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगी कि ये हमारे सनातनी भाई बहन हैं, इनको भी बचाने के बारे में हम सोचें, हम विचार करें, हम साथ दें उनका। दूसरा, अब हम आ जाते हैं नक्सल पर। इस पर तो मेरा शोध कार्य ही है। तो मैं तो पहले ये एक प्रश्न उठाती हूँ कि भाई आप अगर एक नक्शा दिखा दें तो भारत में जो नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र है वो वही क्षेत्र है जो मिशनरीज़ या जो जहाँ पर सबसे ज़्यादा कन्वर्शंस हुए हैं। अब लड़ाई क्या है भाई नक्सलियों की? ये क्लेम करते हैं कि जल जंगल ज़मीन की लड़ाई है। तो आप आगे की स्लाइड अगर देखेंगे तो मैं तो ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ, यदि आप जल जंगल ज़मीन की लड़ाई कर रहे हैं तो मेरा तो ये कहना है कि सबसे ज़्यादा इसके पहले का बता देंगे, सबसे ज़्यादा आईडी ब्लास्ट करके पूरे बस्तर की ज़मीन को आपने एक ज्वलंत वो बना के रखा हुआ है, जहाँ पे आए दिन आईडी ब्लास्ट हो रहे हैं, आए दिन लोग उसमें मर रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान को टारगेट किया करके लगाया जा रहा है, छोटे बच्चे उसके चपेट में आ रहे हैं, मवेशी उसके चपेट में आ रहे हैं, बुजुर्ग क्या, बच्चा क्या, महिलाएं क्या, हर कोई उसकी चपेट में आके। और आईडी ब्लास्ट में आने से आप केवल मरते ही नहीं, आपके चीथड़े उड़ जाते हैं। मैं तो स्लाइड मैंने बहुत ऐसी बनाई कि लोगों का दिल भारी ना हो। आप अगर आईडी ब्लास्ट में किसी पीड़ित का अगर आप फ़ोटो देख लेंगे ना तो आप शायद भोजन भी ना कर पाएँ, इस तरीके से चिथड़े उड़ जाते हैं। हमारे जवान निकले थे सर्चिंग पर, आईडी ब्लास्ट हुआ, वो जा रहा था अपना टिफ़िन खाने के लिए, साइड में पेड़ के पास आईडी ब्लास्ट हुआ, टिफ़िन खुला भी नहीं और वो पूरे चिथड़े इधर उधर पेड़ों पे लटक गए। जंगल की बात अगर मैं करूं, सबसे ज़्यादा जंगल को नुकसान इन लोगों ने ही पहुंचाया। तेंदुपत्ता के माध्यम से ये सरवाइव कर रहे हैं। इनका सालाना एक एक्सटॉर्शन जो कहा जाता है, आज ये एक्सटॉर्शन पर ही जीवित है। सालाना 1100 करोड़ रुपए एक आंकड़ा है जिसमें ये सालाना इतना पैसा ये कमा रहे इल्लीगली।
इसमें ये पैसा कमाते जो लंगोटी बांध करके वहाँ पे जो बेचारा किसान काम कर रहा है उसको भी देना है, जो वहाँ सरकारी कर्मचारी है उसको भी देना है, जो कंस्ट्रक्शन वर्क में लगा है उसको भी देना है, जो बड़े बड़े तेंदुपत्ता ठेकेदार हैं उनसे तो वो लाखों की वसूली करते हैं। इसके बाद ये तो केवल लेवी हो गई। इसके बाद आज अगर मैं यहाँ पर कह दूँ कि आपको 4 लोगों को कह दूँ कि आपके बच्चों को इस हिंदू राष्ट्र के जो हमारा मिशन है उसमें लगाना है, तो कौन तैयार होगा? वहाँ पर तो फरमान जारी किया जाता है कि ये बच्चे हमको गांव से चाहिए। यहाँ महिलाएं भी बैठी है, कल को आपको कोई कहे कि नहीं आपका बच्चा उस क्रांति में चाहिए और नहीं है तो फिर आप सीधा मौत। ह्यूमन राइट्स की बात लोग करते हैं ना। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ छोटी सी, जिसके आपको समझ में आएगा कि क्यों ये कहानियाँ बाहर नहीं आती और क्यों आज हम खड़े होकर इनके लिए बात करें। ऐसा ही एक फरमान जारी हुआ कि इस लड़की को हम अपने साथ लेकर जाएंगे। वो महिला जीवित है, कोई चाहे तो उससे जाकर मिल भी सकता है। मैं अभी 15 दिन पहले फिर से मिलकर आई उससे। बचपन में उसको ज़बरदस्ती नक्सली परिवार से खींच कर ले गए। जहाँ ले गए वहाँ उसकी ज़बरदस्ती शादी करवा दी, क्योंकि उसने बिल्कुल बोला कि नहीं मैं बंदूक पकड़ूंगी ही नहीं। बच्चों को ले जा करके बंदूक पकड़ा दिया जाता है। जब उसने कह दिया कि मैं बंदूक नहीं पकड़ूंगी तो एक उनके ही संगठन के व्यक्ति से उसकी शादी करा दी। उसके बाद उसने इसी को अपना जीवन मान लिया। उसके बाद जब समृद्धि आई परिवार में तो नक्सलियों को लगा कुछ तो गड़बड़ है। तो भाई आप जो है पुलिस का काम कर रहे हैं, लगता है, इसीलिए लगता है, मैंने लगता है शब्द यूज़ किया, इसलिए तुम लोग के पास इतनी समृद्धि आ गई। जन अदालत लगाई गई। जन अदालत में उसके पति को बुलाया गया। मैं शॉर्ट में बता रही, पूरी जन अदालत में उसकी पत्नी सामने खड़ी थी, गिड़गिड़ा रही थी, पूरा परिवार गिड़गिड़ाया था। उसके पति को बंदूकें होते हुए भी कुल्हाड़ी से टुकड़े टुकड़े कर दिए गए उसकी आंखों के सामने। उसका पूरा खून का छींटा उस महिला के ऊपर, साथ में छोटा सा 1-1.5 साल का बच्चा और एक बच्चा गोद में। उसके बाद उस महिला को जब मार दिया गया, जन अदालत खत्म हो गई, उसको भगा दिया वापस घर, जाओ यहाँ से कल आना। अगले दिन जब वो गई, एक चादर में अपने पति का पूरा शव उसने इकट्ठा किया और उसको वहाँ दफनाने की क्रिया होती है वो किया गया। उसके बाद नक्सली फिर आए। अगर पुलिस में शिकायत की ना तो फिर देख लेना। इसने थोड़ी हिम्मत दिखाई, बोली नहीं मैं तो करूँगी। अगले दिन फिर दोबारा आए, घर से जितना अनाज, पैसा, राशन, मवेशी सब उठा के ले गए। इवन उस महिला ने जो साड़ी पहनी थी वो तक महिला नक्सलियाँ खींच के ले गए। कुछ बचा नहीं पास में। अंत में वो बाहर आई उस गांव से। जब बाहर आई, जब उसने सोचा कि नहीं अब तो मैं शिकायत करके रहूँगी, पुलिस के पास गई। मैं एक विडम्बना बता रही हूँ आपकी कि किस भय में वो, किस पीड़ा में जी रहे हैं कि पुलिस के पास जब शिकायत लिखाने गई तो पुलिस ने बोला कि भाई शव चाहिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगा तभी तो पूरा होगा। वापस गए गांव में कुछ लोगों के साथ, उस कब्र में से निकाली अपने पति की अस्थियां लेकर के गए बताने के लिए कि यही है भाई करके। आगे की तो मुझे ऐसा लगता है मैं बताऊं तो शायद मैं आगे बात भी नहीं कर पाऊं। इस प्रकार वो आज भी जीवित है, केवल सिर्फ इसलिए, मुझे हर बार बोलती दीदी मेरे बच्चे हैं इसलिए मैं जीवित हूँ। ऐसी एक और महिला है, ऐसी जन अदालत में मार दिया गया, भगा दिया वहाँ से। अगले दिन बताया गांव वालों ने कि उनके जिन 3 लोगों को मारा गया उसके खून को इकट्ठा किया गया एक डब्बे में और नक्सल स्मारक को उस खून से रंगा गया ताकि कोई गांव वाला हिम्मत न करे कि आवाज़ उठाई जा सके। इस परिस्थिति में वहाँ के लोग रह रहे हैं। बच्चों को ज़बरदस्ती वहाँ पे नक्सलवादी बनाया दिया जा रहा है। समय कम है। आप जितने भी सरेंडर्ड नक्सल से मिलेंगे सब बचपन में जुड़े हुए। बचपन में आदमी क्या क्रांति की सोचेगा? कोई बच्चा 9-10 साल का कोई क्रांति सोच सकता है? जितने भी टॉप कैडर्स हैं उनमें से कोई भी बस्तर का नहीं है। टॉप कैडर्स, सीसी मेंबर्स। लोगों को लगता है कि जो बंदूक लेकर घूम रहे हैं वही नक्सलवादी है। आई एम वेरी सॉरी। नक्सलवादी वो है जो उनका सपोर्ट करके कोर्ट में खड़े हैं, उनके लिए पुस्तकें लिख रहे हैं, उनके लिए वो फिल्में बना रहे हैं, उनके लिए वो न जाने क्या क्या कर रहे हैं। इंटरनेशनल फोरम्स में जा कर के हमारी बदनामी कर रहे हैं कि इंडिया इज़ अ ब्लैक होल, इंडियन आर्मी रेप्स, बस्तर इज़ अ रेप कैपिटल। इस तरीके से हमारी जो फोर्सेस है, आर्म्ड कैडर्स अगर मैं बताऊं तो मुश्किल से 5-6 हज़ार है आज की स्थिति में। क्या हमारी फोर्सेस इतनी इनकेपेबल है कि उनसे लड़ ना पाए? लेकिन जब भी जीत की कगार पे पहुंचते हैं, एक सीबीआई कमीशन बैठ जाता है, एक इंक्वायरी बैठ जाती है, एक पिटीशन लग जाती है। कैसे सामना करेंगे?
इन विकट परिस्थितियों में आगे की स्लाइड्स अगर आप दिखाएं, आज वास्तविक स्थिति क्या है। देखिए यहाँ पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, पीएफआई की बात हुई। इस तरफ का जो नक्सली पर्चा है वो पीएफआई के लिए जारी किया गया कि अरे कितना अच्छा संगठन है, बेचारे जो दबे कुचले मुसलमान हैं उनके लिए हमारा समर्थन है। उसमें लिखा हुआ है, आपको मैं दे दूंगी। इस तरफ का जो पर्चा है वो यूक्रेन में जो वॉर चल रहा है उसके खिलाफ नक्सलियों ने रूस के खिलाफ जारी किया है। इसके बाद जो पर्चा है वो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, इसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड में है उसके समर्थन में पर्चा है। अभी लेटेस्ट पर्चा भी उसमें गौरी लंकेश वाला ऊपर वाला है, और नीचे का जो पर्चा है वो जो दिल्ली में जो पहलवानों का जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसके समर्थन का पर्चा है। किसान आंदोलन के समर्थन में पर्चा, शाहीन बाग के समर्थन में पर्चा, सीएए एनआरसी के विरोध में पर्चा। तो आप जो कह रहे थे ना कि दुश्मन एक ही है, वो उसका प्रमाण है। अब लड़ाई कैसे लड़ी जाए, हमारी क्या भूमिका हो सकती है? हमारी फोर्सेस लड़ रही है। आगे की स्लाइड्स अगर आप बताएंगे, आज बस्तर में हर स्थान में, ये और आगे की बताइए जहाँ पर रोड्स वगैरह की फ़ोटो, ये सिर्फ पुलिस का मुखबिर मार करके, विद इन 5 मिनट्स आई कंप्लीट, सिर्फ पुलिस का मुखबिर ये बता करके शक में लोगों को मार दिया जाता है, पर्चे टांग दिए जाते हैं कि सरपंच और उप सरपंच को हम मार देंगे यदि वो सरकार की कोई भी योजना यहाँ पर लाते हैं। आगे की स्लाइड अगर आप करेंगे तो ये देखेंगे कि वो बुजुर्ग एक बैठा हुआ है जो बता रहे हैं कि जिस गांव को हमने बसाया नक्सलियों ने हम ही को भगा दिया क्योंकि हम उनका विरोध करते थे। आगे की स्लाइड आप देखेंगे तो ये आज की स्थिति है कि पुलिया और रोड नक्सली बनने नहीं दे रहे, तो ऐसे वो जो लकड़ी पे टांग के ऐसे अस्पताल ले जाना पड़ता है अंदरूनी गाँव से, वो डोंगी में बिठा करके बच्चे को टीका लगवाने ले जा रहे हैं। बारिश की कल्पना छोड़ दीजिए, दिस आर नॉर्मल डेज, बारिश में तो हमारे गांव कट जाते हैं। आगे की स्लाइड आप बताएंगे। अरुंधति रॉय ऑपरेशन ग्रीन हंट के खिलाफ न्यूयॉर्क में, पंजाब में, कोलकाता में कि हमारी फोर्सेस जो है भाई अंदर घुस के क्यों नक्सलियों को मार रही है, नहीं उनके लिए ये ग्रीन हंट ठीक नहीं है, अपने ही लोगों के खिलाफ इंडिया वॉर नहीं लड़ सकता। आगे की स्लाइड करेंगे। जितने भी रोड कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, बिजली के पोल लगाए जाते हैं, बिजली आज भी बहुत से गाँव में बिजली नहीं है जहाँ हम एसी में बैठे हैं, जहाँ हम हवाई जहाज से ट्रैवल करके आ रहे हैं, वहाँ रोड बनती है तो इस तरीके से जो वाहन है उनको जला दिया जाता है। रोड बिजली के खंभे गिरा, एक खंभा गिरा 15-16 गांव की बिजली चली जाती है। ये सारी अभी की घटनाएं हैं ना। एक जो रोड है जगरगुंडा की जो रोड का है उसको 7-8 स्थानों से काट दिया गया है। अगली स्लाइड। ये जो है ये मृतक स्मारक है वहाँ के, और बाजू में एक रोड है, उस रोड में अभी मैं अक्टूबर में गई थी। ये रानी बोदली करके एक क्षेत्र है जहाँ पर 55 पुलिस जवान मारे गए थे, तो वो जगह हम देखने जा रहे थे। ये इस तरीके से रोड को काट दिया गया, बनी हुई रोड को। उसके बाजू में जो स्मारक है, महेंद्र कर्मा जी का नाम सभी ने सुना होगा, बस्तर टाइगर। रोड के आसपास पूरे मृतक स्मारक है उन्हीं के परिवार के, जिनमें से मैक्सिमम नक्सली हिंसा में मारे गए। उसके नीचे जो है जो एसपीओ है जिन्होंने सलवा जुडुम के समय पे लड़ाई लड़ी थी नक्सलियों के खिलाफ, जिसको नक्सलियों ने सभी को चुन चुन के मारा गया जब सलवा जुडुम बंद हुआ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। लेकिन गांव वालों ने उनको ऐसे पुतले बना करके, आगे की स्लाइड अगर आप दिखाएंगे, उनको उस रूप में जीवित रखा कि, और राखी में सारी बहनें उन पुतलों को राखी बांधने जाती है कि इस लड़ाई में हम आज भी आपके साथ हैं। ये वहाँ पे आज की सड़कें हैं। लोग कहते हैं ना सड़कें पहुँचेगी तो आदिवासी बेचारे पता नहीं कितने प्रताड़ित हो जाएंगे। ये जो सड़क, इतनी सुंदर सड़क है, ये बस्तर के आखिरी क्षेत्र की है। ये भद्रकाली का रास्ता है जहाँ से आप आखिरी में ये रास्ता जहाँ मिलता है वहाँ पर गोदावरी नदी और इंद्रावती नदी का इतना सुंदर संगम है। एक तरफ गढ़चिरौली, एक तरफ आंध्रा और एक तरफ छत्तीसगढ़। अगला स्लाइड आप बताएंगे। इस तरीके से वो एक वीडियो है जहाँ पर अभी रोड बन रही है, और आपने सुना होगा छत्तीसगढ़ का शाहीन बाग एनडीटीवी में एक प्रोग्राम आया था, उस वीडियो को प्ले करेंगे। साइड में जो रोड का है कि कैसे वहाँ पर दिखाया जाता है कि हज़ारों ग्रामीण बैठे हैं कि भाई पुलिस का कैंप आ गया, हम उसका विरोध करने बैठे हैं, हमको सड़क नहीं चाहिए, इतनी बड़ी सड़क, ये अभी बन रही है सड़क। हम वहाँ तक गए थे जहाँ पर विरोध चल रहा है, वहाँ पर देखने के लिए कि क्या आदिवासी वाकई नहीं चाहते, वो चाहते सब कुछ है, लेकिन हर गांव से, हर घर से बच्चे को वहाँ विरोध में बैठना ज़रूरी है, अन्यथा आप वहाँ पर ना बोलना मतलब सीधा मौत। अगला करेंगे। ये बस्तर में हमारी जो बार बार एलिगेशंस लगते थे ना कि भाई इंडियन हमारे फोर्सेस आके रेप करते, तो उसका बढ़िया सोल्यूशन निकाला गया है अभी की डेट में। ये महिला कमांडोज आप देख रहे हैं साथ में खड़ी है, उन्होंने मुझे आके बोला कि हर बार कुछ महिलाएं जो दिल्ली से या बाहर से आती है वो तो मतलब यही आरोप लगाती है कि भाई कितना अत्याचार ये पुलिस वाले कर रहे हैं।
आप पहली बार ऐसा आए हैं जो ये बोल रहे हैं कि आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस आपके यहाँ रोड सीमेंट से बनती होगी, हमारे यहाँ बस्तर में जवानों के खून से बनती है। सुकमा से कोंटा जाने का जो रास्ता है 70 किलोमीटर्स, जब सड़क नहीं बनी थी तो उस 70 किलोमीटर्स को कवर करने के लिए 6 घंटे लगते थे। आज मैं जाकर आई, 1 घंटे में हम पहुंच गए। इतनी शानदार रोड, वो महेंद्र कर्मा जी का है, ये धर्मपाल सैनी जी है, शायद ही कोई जानता होगा। बस्तर में आज यदि शिक्षा है तो पद्मश्री धर्मपाल सैनी जी के बारे में, इनके बारे में आप नहीं जानते होंगे। लोग जानते हैं एक्टिविस्ट, पता नहीं वो क्या एक्टिविस्ट है जो लोगों के जीवन में कौन सा बदलाव ला रहे, फोर्सेस को गालियां दे करके, हमारे फोर्सेस को कटघरे में खड़ा करके। अगला स्लाइड दिखा देंगे। हम क्या कर सकते हैं, अंत में यही पूरा एक निचोड़ है। पहला तो हम इस नेक्सस को एक्सपोज करना शुरू करें। ये इनकी ताकत यही है कि इनके जो कुकर्म है वो आज तक बाहर नहीं आए। दूसरा है जन जागरण बहुत ज़रूरी है। लोगों को आज भी लगता है कि छत्तीसगढ़ जाना है, जैसे तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म के बारे में बताया, जो टीम आई थी वो अपना लाइफ इंश्योरेंस करा के आई थी। मुझे बड़ी शर्म आई कि मेरे स्टेट में वो काम करने आ रहे और मुझे बता रहे हैं हम आपका भी करवा देते, हमने टीम का लाइफ इंश्योरेंस करा दिया है। बड़ी शर्म की बात रही मेरे लिए। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े हुई है। एक एलिगेशन लगा था सुप्रीम कोर्ट में, वो PIL लगी थी, मैं आपको बताना चाहती हूँ 2009 के आसपास लगी थी। अभी पिछले साल उसमें आया कि वो जो PIL है वो झूठी पाई गई, उसके ऊपर वो तथाकथित एक्टिविस्ट के ऊपर 5 लाख का जुर्माना आज लगा। लेकिन आप सोचिए फोर्स हमारी कितनी पीछे हो गई उस कारण। उसके बाद हम फैक्ट फाइंडिंग टीम्स हम करें जैसे वो लोग करते हैं, हमको किसी ने नहीं रोका। आज मैं इतने अंदरूनी क्षेत्र में जा रही हूँ, ईश्वर की कृपा से अगर मैं जा सकती हूँ तो कोई भी जा सकता है, मुझे तो ये लगता है। उसके बाद है हमारे सनातनी भाई बहनों के साथ हमको खड़े होना है, हमको लड़ना है। लोग कहते हैं ना, बार बार हम समस्या की बात करते हैं कि किस रावण की भुजा उखाड़ूं, किस लंका में आग लगाऊं, जन जन रावण घर घर लंका, इतने राम कहाँ से लाऊं। हिंदू जन जागृति के सम्मेलन में आइए और देखिए भागीरथी जो इतना बड़ा काम चल रहा है हिंदू राष्ट्र स्थापना का, हम जैसे लोगों को यहाँ पर गिलहरी प्रयास का योगदान मिल रहा है। तो हाँ, आप सब भी और भी लोग जो इसको देख रहे हैं आप भी जुड़ सकते हैं। हमारे देश को बचाने में आप सभी का योगदान हो सकता है। अंत में मैं हाथ जोड़कर हिंदू जन जागृति समिति का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इतने इम्पॉर्टेंट विषय को उन लोगों ने यहाँ पर रखा, वरना आप सभी आधे तो सोच रहे होंगे कि नक्सलवाद का यहाँ क्या काम है। तो हमारे सनातन भाई बहनों को इस पूरे समाज के साथ जोड़ने के लिए हम सभी को बहुत आवश्यकता है। हम सब मिलके काम कर सकते हैं और आगे करेंगे भी, हम तो कर ही रहे हैं, आप सब भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।